सोनी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम क्लासेस। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग 12th क्लास का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। उसमें से मैट्रिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए उसको आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसका विथ एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मींस ये कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, जैसे कि हम लोग पढ़े थे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करना, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि देख लीजिए, लेट ये कोई एक मैट्रिक्स मानिए, डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 ये डिटर्मिनेंट है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 into 4 माइनस 3 into 2 यानी कि ये 4 माइनस 6 ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हम लोग ट्रांसपोज करना है, इंटरचेंज। जैसा कि प्रॉपर्टी में कह रहा है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज रहेगा कब? जब इसका रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर दें तो ये एक ट्रांसपोज हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 3 2 4। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये फिर से आ जाएगा वही 1 into 4 माइनस 3 into 2 यानी कि वापस -2 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का कि अगर उसके रो और उसके कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम बट अपोजिट इन नेचर। अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दें यानी आपस में बदल दें तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं करेगा, बस उसका नेचर चेंज कर जाएगा। अगर पहले चेंजिंग करने से पहले अगर उसका पॉजिटिव में आंसर था तो चेंजिंग करने के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पहले नेगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग सेकेंड वाला प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसको यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज डिटर्मिनेंट एक है, ये है, इसको लेते हैं 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ये डिटर्मिनेंट में क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना है कि अगर अभी जो इसका वैल्यू होगा और अगर इसका दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू सेम रहेगा बट उसका नेचर बदल जाएगा। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको निकालते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका पढ़ चुके हैं कि आप किसी भी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अभी एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखिए साइन तो आपको पता होगा, नहीं पता हो तो फिर देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है अल्टरनेट प्लस माइनस। यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, बचेगा क्या 0 4 5 -7। यहाँ माइनस होता है कि ऑलरेडी ये माइनस है पहले से, प्लस हो जाएगा 3 6 4 1 -7 प्लस 5 6 0 1 5, ये हो जाएगा 0 -20 प्लस 3 -42 -4 प्लस 5 30 -0, ये आ जाएगा -40, ये आ जाएगा 3 into -46 प्लस 150। सॉल्व करके देखिए, ये -40 है, ये आ जाएगा -40, ये भी माइनस में आएगा 138 और 150। तो सॉल्व कीजिएगा तो आप आ जाएगा ये 28। ठीक है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी -28 है। अभी कोई हम लोग चेंजिंग नहीं किए हैं। तो अब क्या करेंगे इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, जैसे कि प्रॉपर्टी था कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम का आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो आप इसका वैल्यू याद रखिएगा, अभी -28 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा है -28। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग
R2 इंटरचेंज R3, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, बदल देंगे, तो वो बन जाएगा डेल्टा 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट रहेगा वो चेंज कर जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 3 5 1 5 - 7 6 0 4। अब इसका वैल्यू निकालेंगे हम, एक्सपेंड कीजिए इसको भी, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसको भी हम लोग R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो आ जाएगा 2 5 - 7 0 4, ये प्लस साइन आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या 1 - 7 6 4 प्लस 5, ये आ जाएगा 1 5 6 0, इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2 × 20 - 0 प्लस 3 × 4, यहाँ माइनस फॉर्मूला होता है लेकिन इस माइनस का वो प्लस हो जाएगा, ऐसा ये आ जाएगा 42 प्लस 5 × 0 - 30, ये आ जाएगा 40 प्लस 3 × 46 और ये -150 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना 28 आएगा। तो देख लीजिए, बिना जब कोई प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं किए थे, यानी जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू 28 था, फिर जब एक प्रॉपर्टी अप्लाई किया, कौन सा, यहाँ पे लिख रहा है कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में अगर बदल देते हैं तो हम लोग अप्लाई किए थे R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर दिए थे, यानी R3 को R2 बना दिया, R2 को R3 बना दिया। उसके बाद जो सॉल्व किए तो 28 आया। वैल्यू दोनों का सेम है, नेचर अलग है, पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी था। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आपका है आपके सामने, वो है इफ एनी टू रो या फिर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, एक जैसा, जैसा R2 होगा वैसा R3 होगा, या फिर जैसा C2 होगा वैसा C1 होगा, इस प्रकार से। देन वैल्यू डिटर्मिनेंट इज 0, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल लेकर आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड के लिए मान लीजिए डिटर्मिनेंट ले लिए 1 2 3 6 -1 4 1 2 3। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट में कि R1 का वैल्यू और R3 का वैल्यू बिल्कुल सेम है, एक जैसा है दोनों। ये रहा आपका R1 और ये रहा आपका R3, यानी कि यहाँ पे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, एक जैसा है। तो अब जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। आप एक्सपेंड करके खुद से देख लीजिएगा, यानी कि जो इसका वैल्यू होगा इस वजह से आइडेंटिकल है, इस वजह से इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, अगर किसी रो का कोई सारा एलिमेंट में या फिर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, यानी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम का सारे एलिमेंट में, किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स में किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू था ना उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। If each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, इसको देख लीजिए वेरीफाई करके। ये सारे प्रॉपर्टी का यूज करके आगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसको प्रूव करना होगा। ऐसे प्रॉपर्टी आपको कहीं एग्जाम में नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में, बट यूज करना है उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए 4 नंबर का हम लोग देखते हैं। एक डिटर्मिनेंट लिए, इसका वैल्यू है 1 6 1 9, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा 1 × 9 - 1 × 6, ये आ जाएगा 9 - 6 यानी कि 3। अब क्या कीजिए कि चेंज इन R1, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं R1 में, उसके R1 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2R1। यहाँ पे आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो नंबर से। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका डेल्टा 1 बनेगा ना वो हो जाएगा 2 12 1 और 9। चूंकि चेंज कहाँ किए थे R1 में, R2 मेरा एज इट इज रहेगा। अब इसको एक्सपेंड कीजिए आप, ये हो जाएगा 2 × 9 - 1 × 12, ये 18 - 12 कितना आएगा, ये 6। इस 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3। अब देखिए ये 3 पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू था ना ओरिजिनल वाले का, और ये 2 वही 2 है जिससे हम मल्टीप्लाई किए थे। मींस अगर यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होता, अगर यहाँ -1 से करते तो -1 से आता, अगर 4 होता तो 4 से करते हैं।
यानी ये प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाइड होता है प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0, तो उसका वैल्यू 0 होगा डिटर्मिनेंट का। इससे पहले प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो वैल्यू 0 होता है और इससे मिलता जुलता है। इसका यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ऐसा ले लें, एक डिटर्मिनेंट लिए, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 6 9 4 8 12। तो बिना एक्सपेंड किए आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बता सकते हैं? ऐसे नहीं बता सकते, बट ये प्रॉपर्टी का अप्लाई कर दीजिएगा ना, तो बिना एक्सपेंड किए आप इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू बता सकते हैं। क्या करना है, आपको दिख जाएगा प्रोपोर्शनल में, ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 1 2 3 4 6 9 और इसको हम लिख सकते हैं 4 into 1 4 into 2 4 into 3। अब देखिए ये R1 जो आपका है और जो R3 है ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 का 4 गुना ये है, 2 का 4 गुना ये है, 3 का 4 गुना ये है, तो 4 into में ये 4 गुना है R1 से R3। तो इस केस में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल के केस में आ जाता है, यानी 4 आप 5 से कॉमन ले सकते हैं। यानी कि अगर इसको ऐसा रखना है और देखना है इसको ऐसे कर लीजिए, R3 से 4 कॉमन लीजिए, टेकिंग कॉमन 4 फ्रॉम R3, 4 बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 9, यहाँ बचेगा 1 2 3। अब देखिए ये और ये दोनों सेम हो जाएगा, R1 और R3। और ये प्रॉपर्टी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब दो रो या दो कॉलम आपस में सेम हो जाता है, आइडेंटिकल होता है, वैल्यू 0 हो जाता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4 into 0, ये फाइनली 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी सब मिलता जुलता लगभग है, आसान है, इस सारे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने में। इसका एक्सपेंड करने का तरीका जो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं कि R1 के अलावा R2 के अलावा, ये एक्सपेंड का तरीका हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ लिंक में जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जो हम लोग प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो हम बना चुके हैं उसमें। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी रो का कुछ एलिमेंट्स या सारे एलिमेंट्स या फिर कॉलम के ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर समेशन के रूप में लिखा हुआ 2-2 टर्म के 3-3 टर्म के, तो जितने टर्म का समेशन के रूप में लिखा हुआ रहेगा ना, उतना डिटर्मिनेंट हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए, सपोज ये ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ 1 4 9 -1 0 6, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R1, ये आपका R1 है, R1 का सारा एलिमेंट्स 2-2 टर्म के समेशन के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके 2 डिटर्मिनेंट बना सकते हैं अलग अलग, और फिर आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सपेंड कैसे होगा, तो R1 का 3 टर्म है, तीनों का फर्स्ट टर्म जो है, यानी कि यहाँ लेंगे A C और E 1 4 9 -1 0 6, ये प्लस आ जाएगा। सपोज यहाँ अगर माइनस होता ना तो यहाँ माइनस आता, अब सेकेंड टर्म लेंगे सर इसमें B D F 1 4 9 -1 0 6, यानी इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि समेशन R1 में था ना, इसलिए दोनों डिटर्मिनेंट का R1 अलग अलग दिख रहा होगा, बाकी R2 R3 सेम रहेगा। ये काम कॉलम में हम लोग कर सकते थे कि अगर कॉलम का समेशन रहता तो कॉलम अलग अलग करते हैं। मान लीजिए सपोज ये C1 में रहता समेशन में, तो इसका C1 अलग अलग होता, C2 C3 एज इट इज रहता, सेम रहता। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है आपको, ये प्रॉपर्टी हो गया 6। लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर लास्ट 7 नंबर, उसको देख लेते हैं, फिर इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो प्रूव करना आता है एग्जाम, आपका बोर्ड के एग्जाम में जो आएगा। ये प्रॉपर्टी है इफ
to each element of row or column of a determinant, the if we multiply the corresponding element of other row or added, then value of determinant remains same. Means that is value of determinant remains same if we apply. डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, यानी कि सेम रहेगा अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी। थोड़ा सा वहां रिकॉल कर लीजिए। क्या है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, मतलब चेंज इन आर आई, ये कोई पार्टिकुलर रो हो सकता है या पार्टिकुलर कॉलम हो सकता है। तो किसी पार्टिकुलर रो में कोई दूसरे रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं करेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू एज इट इज रह जाएगा। यानी कि इसका एग्जांपल आप ऐसा देख लें, कुछ मान लीजिए कि 1 6 9 4 -1 0 3 2 1 है, ऐसा है। जो भी इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू भी आ रहा होगा, हम एक प्रॉपर्टी का ऐसा अप्लाई कर दें कि चेंज इन R1 ले सकते हैं, R2 R3 कोई भी ले सकते हैं, कॉलम में वो काम कर सकते हैं। पार्टिकुलर रो यानी कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में कर सकते हैं आप। चेंज इन R1, इसको पढ़ते हैं चेंज इन R1। इसको लिखने का, इसको पढ़ने का तरीका हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, जहां से हम लोग इसका इन्वर्स निकालते थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। तो R1 चेंज इन R1 क्या कर रहे हैं, तो R1 प्लस 2R3 अगर ऐसा कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, R3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको R1 में जोड़ देंगे। तो चेंज करने के बाद आएगा 1 सॉरी ये हो जाएगा कितना 6 और 6 को 1 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। चेंज R1 में ही कर रहे हैं। ये आ जाएगा 4 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 2 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। 4 -1 0 3 2 1। अब देखिए इसको आप एक्सपेंड कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा, और सपोज इसका वैल्यू अगर लेमडा आ रहा है तो इसका वैल्यू भी लेमडा आएगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। यानी कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, रिमेन सेम रहेगा अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करें तो ये तो आप लोग का प्रॉपर्टीज, हम लोग एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को देखें, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखें कैसे प्रूफ होता है, कैसे अप्लाई करते हैं डिटरमिनेंट में। अब इस सारे का यूज करके जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग बनाएंगे एक एक करके। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके फर्दर अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है या जानना है तो आप कमेंट कीजिए हमको, आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और पिछले सारे वीडियो का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है और आपको ये प्रूव भी करना है। तो जितने प्रॉपर्टी पढ़े उसमें से आप कोई प्रॉपर्टी यूज कीजिए, यहाँ पे अप्लाई कीजिए उसको और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा, आसान है। एलएचएस लेते हैं 1 BC A into B plus C 1 CA BC plus A 1 AB C into A plus B, ये आपका एलएचएस है। आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें ताकि मेरा क्वेश्चन इजी वे में बने। इसके लिए कोई रूल्स नहीं होता है, आपको खुद अपना कंसेप्ट लगाना है। हम यहाँ पे जो लगाने जा रहे हैं वो देखिए ऐसा है, चेंज इन C3 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो C3 प्लस C2 यानी C3 में C2 को भी जोड़ देंगे। तो चेंज करने के बाद जो मिलेगा वो हो जाएगा 1 BC, यहाँ पे जोड़ने के बाद आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यहाँ आ जाएगा 1 CA, ये भी आएगा AB प्लस AC प्लस BC 1 AB, ये भी आएगा AB प्लस AC प्लस BC। अब देखिए C3 का सारा एलिमेंट्स ना एक जैसा दिख रहा है, मींस सेम एलिमेंट है। यहाँ कॉमन ले लेंगे हम लोग, टेकिंग कॉमन AB प्लस AC प्लस BC, कहां से, फ्रॉम C3 से वो कॉमन ले लेंगे तो एलिमेंट आपका बाहर आ जाएगा। AB प्लस AC प्लस BC कॉमन ले लिए, बचेगा 1 BC 1 CA 1 AB 1। अब एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए आप, जस्ट पढ़े थोड़ा देर पहले, कि किसी भी डिटरमिनेंट का अगर कोई दो रो या फिर दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल है,
एक जैसा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये तो बाहर था, इंटू जीरो, डिटरमिनेंट वैल्यू यानी कि जीरो। और देखिए यही आपका आर एच एस था। प्रूफ हो गया, हम डिटरमिनेंट को कहीं भी कोई स्टेप में एक्सपेंड नहीं किए और ये प्रूफ भी हो गया। चूंकि हेडिंग दिया हुआ था, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया था उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट, डिटरमिनेंट को प्रॉपर्टी यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग एलिमेंट लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। आपको वही प्रॉपर्टी लगाना है आरएचएस को ध्यान में रखते हुए कि मेरा टारगेट क्या है, हमको कहाँ तक सॉल्व करके पहुंचना है, उसी को ध्यान में रखकर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, एक छोटा सा है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन जहाँ 1 1 1 दिखे, तो आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम जीरो करने का। वो मैक्सिमम जीरो करने का प्रॉपर्टी आपके पास है, किसी कॉलम में घटा सकते हैं, किसी रो में किसी रो को घटा सकते हैं। और जब मैक्सिमम जीरो हो जाए तो फिर उसको उसी के अलाउंग एक्सपेंड कीजिए जहां पे अधिकतम आपको जीरो दिखे। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे अभी चेंज इन R1। क्या करेंगे, तो R1 माइनस R2 करेंगे, और एक चेंजिंग और साथ में करेंगे, क्या, R2 माइनस R3। R1 में R2 घटाएंगे और R2 में R3 घटाएंगे, तो हमको ऐसा मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, b माइनस सी, ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ जीरो आएगा, ये 1c और c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम R1 से और R2 से कॉमन ले लेंगे, वो देखिए लिख रहे हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। यानी कि a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं R1 से और b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं R2 से। तो ये ऐसा हो जाएगा फिर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये 0 1 यहाँ बचेगा a प्लस बी, a माइनस बी कॉमन आ गया, a प्लस बी बचेगा, 0 1 b प्लस सी, ये 1 c और c स्क्वायर। देखिए जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरो दिख रहा है ना, उसी कॉलम में एक्सपेंड कीजिए। तो हमको C1 में दिख रहा है मैक्सिमम जीरो, यानी 2 जीरो दिख रहा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के अलाउंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। साइन तो पता होगा कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। फाइनली ये दोनों जब लेंगे तो सारा टर्म जीरो आएगा मल्टीप्लाई होकर, तो बचेगा ये एक। तो हम लोग इसको एक्सपेंड कर लें, a माइनस बी बी माइनस सी, ये हो जाएगा 1 इंटू, जब इसको लेंगे तो ये कॉलम है, ये रो कैंसिल होकर बचेगा ये वाला, यानी कि 1 a प्लस बी 1 और b प्लस सी। सॉल्व कीजिए इसको, a माइनस बी माइनस सी, देखिए आ जाएगा। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको ऐसे होता है एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यानी कि ये आएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। देखिए यहाँ कैंसिल होगा कुछ, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। शायद आरएचएस आपको यही था जो हमको सॉल्व करना था, यानी कि हम लोग आरएचएस में पहुंच गए। प्रॉपर्टी यूज इस टाइप का जो क्वेश्चंस आता है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है उसको लिखना। ऐसा नहीं कि आप मनी में कुछ कैलकुलेशन किया उसको सॉल्व करके लिख दिया, आप ऐसा नहीं, ये दिखना चाहिए कि आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है, किसके अलॉन्ग इवन कि किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं वो भी दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, 6 या 7 प्रॉपर्टी जो पढ़े, वो सारे का यूज करके ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रख के आप कैलकुलेशन कीजिए, ट्राई कीजिए और इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। अब जो इसी चैप्टर में यानी डिटरमिनेंट का यूज करके जो हम लोग को पढ़ना है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मींस किसी ट्रायंगल के एरिया निकालना हम लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे अलग अलग मेथड से, बट यहाँ पे जो हम मेथड सीखेंगे वो डिटरमिनेंट का यूज करके हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A, B एंड C, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यानी मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी टाइप का एरिया हो, ट्रायंगल हो, उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। यहाँ 2 पॉइंट हमको याद रखना है, 2 चीज याद रखना है कि एरिया कांट भी नेगेटिव। आपको पता होगा कि एरिया किसी चीज का डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसका ध्यान रखें कि सपोज अगर ये कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर नेगेटिव आ गया तो आपको खुद से पॉजिटिव बना दीजिए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा जो है एक पॉइंट ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस कहने का मतलब है ये भी क्या किए हम लोग, ये 3 वर्टिसेस माने ट्रायंगल का ना, सपोज ABC तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गया है, तो इस केस में अगर ये तीनों पॉइंट को हम लोग ट्रायंगल का वर्टिसेस मान के एरिया निकालते हैं तो उसका वैल्यू 0 आएगा। या फिर यूं समझे कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, अगर वो 0 आ गया सपोज, इसका मतलब वहां ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जा रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, 2 टाइप का क्वेश्चन इससे बनेगा, एक कोलिनियर प्रूव करने के लिए, या फिर कोलिनियर अगर दिया हुआ है तो कोई अननोन का वैल्यू निकालने के लिए, या दूसरा किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर A B C दिया हुआ है, सारे का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करना है यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। एरिया निकालने के तो बहुत सारे मेथड है जो आप लोग पढ़े हैं, आगे भी बहुत सारे मेथड पढ़िएगा, बट यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, मान लेते हैं ऐसा। A का कोऑर्डिनेट कितना है 1 1, B का कोऑर्डिनेट है 2 7 और C का कोऑर्डिनेट है 10 और 8। ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ था ना, इसको हम लोग वहां पे लिखे हैं। आप उसमें से किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं। सपोज हम लोग इसको x1 y1 माने, इसको हम लोग x2 y2 माने, x3 y3 मान लें, तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। देखिए फॉर्मूला जस्ट बगल में लिखा हुआ आपका भी, क्या होता है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसे हम लोग वहां पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 10 सॉरी 2 होगा ना, 2 7 1 10 8 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो जो आएगा आपका वो आंसर होगा, यानी कि एरिया होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 एक्सपेंडिंग अलोंग हम लोग R1 लिख दें, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 हो जाएगा 1, यहाँ आएगा 7 1 8 1, ठीक है। ये साइन माइनस होता है, बाहर 1 रहेगा, ये आ जाएगा 2 1 10 1, यहाँ से 1 आएगा, ये आ जाएगा 2 7 10 8। एक्सपेंड कुछ अलग तरीके से नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंड हम लोग वैसा ही कर रहे हैं, इससे पिछले डिटरमिनेंट में हम लोग कर चुके हैं। तो अब देखिए आ जाएगा 1/2, ये आएगा 1 into 7 minus 8 minus 1 2 minus 10 plus 1 16 minus 70 1/2। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये बाहर 1 मल्टीप्लाई, तो ये -1 आएगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर -8 आएगा और इसके कारण +8 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 17 में 16 चला जाएगा, तो जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेगेटिव जाता है, अब बाहर 1 से मल्टीप्लाई है, तो कितना आएगा ये, क्या आ जाएगा 4 और 6 में बन जाएगा 5, वही ना आएगा। हाँ ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये आएगा 1/2 8 minus 55। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हम जो लास्ट में आंसर लिखे हैं तो पॉजिटिव बना के लिखे हैं, लेकिन नोट में पहले लिख चुके हैं एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। फिर भी चलिए देखते हैं कितना आएगा ये। तो 55 में 8 माइनस करेंगे, जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तो आ जाएगा 3 7 और 47 आएगा, ये 47/2, ठीक है। लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम लोग मॉड लेके अपने से बना देंगे पॉजिटिव, आ जाएगा 47/2, और चूंकि एरिया है इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट लिखना है। तो ये आपका आंसर हुआ। अगर ट्रायंगल का वर्टिसेस ये सारा है तो उसका एरिया ये हुआ। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, हम खुद से मॉड लेके पॉजिटिव बनाए हैं, बार बार कह रहे हैं, नोट में भी लिखाए हुए हैं।
एरिया नेगेटिव नहीं होता है, खुद से आपको पॉजिटिव बना देना है। 47/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कोलिनियर का, तो कोलिनियर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक टर्म यहाँ मिसिंग है, उसका वैल्यू निकालना है के, फॉर विच द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कोलिनियर है, तो हम लोग इससे जस्ट थोड़ा पहले भी लिखे थे नोट में, ये अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 आता है। पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है 1/2, ये क्या हो जाएगा 3 - 2 1 के 2 1 8 8 1 और इज इक्वल टू 0। देखिए 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कीजिए आप, ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग R1 के लॉन्ग, एक्सपेंडिंग along R1 3, ये आ जाएगा 2 1 8 1, माइनस फॉर्मूले में होता है, ऑलरेडी पहले से माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा K 1 8 1 प्लस 1 K 2 8 और 8 इक्वल टू 0। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, RHS साइड जाके तो 0 हो गया वो। ये आ जाएगा 3 2 - 8 प्लस 2 K - 8 प्लस 8K - 16 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा, -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -18 आएगा। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2K - 16 प्लस 8K - 16 इक्वल टू 0। देखिए 2K और ये 8K ऐड हो जाएगा, बचेगा कितना 10K। ये तीनों टर्म माइनस में है तो 16 16 32 हो गया, 32 और 40 + 50 यानी उधर जाएगा तो वो 50 आएगा, ऐड करने से इधर नेगेटिव में 50 हो जाएगा, पॉजिटिव 50 हो जाएगा। तो K का वैल्यू 50/10 यानी कि 5, यानी कि K का वैल्यू 5। यानी कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अनुसार अगर ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये जो टर्म मिसिंग दिख रहा है यहाँ पे K, इसका वैल्यू 5 होगा। ठीक, तो यही 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है एरिया का, इसका डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन में। तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख लिए आज, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिए। आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे तो हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का तरीका सीखेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है या अच्छा लगा तो अगर आप चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।